नमस्कार। जिला जवान न्यूज में आपका स्वागत है। अखबारों की सुर्खियां बनी ये खबर जिसमें एआई इंजीनियर अतुल सुहास ने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो सोशल मीडिया पे रख के लगा के और अपने पत्नी को और हमारे सिस्टम पर, हमारे न्यायिक प्रक्रिया के सिस्टम पर आरोप लगाकर आत्महत्या कर लिया। अतुल सुहास द्वारा लगाए गए आरोप की करते हैं पड़ताल, खोलते हैं परत कि कौन है दोषी, क्या है प्रक्रिया। नमस्कार। अभी हम एक ज्वलंत मुद्दा लेके हैं, एक ऐसा मुद्दा जिसने कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर उंगली उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतुल सुहास नामक एक एआई इंजीनियर की। कहा जा रहा है कि 80 लाख रुपए सालाना पैकेज पर वो बेंगलोर में नौकरी कर रहे थे। पत्नी की वजह से या सिस्टम की वजह से कहा जाए इतने प्रताड़ित हुए कि उन्होंने अपना 1.5 घंटा का एक पर्सनल वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पे छोड़ा और आत्महत्या कर लिया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए कि कौन है दोषी, पत्नी दोषी है या हमारा सिस्टम दोषी है, आज हम बैठे हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा के साथ। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनका नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं कि गलती किसकी थी, सिस्टम की थी, पति की थी या पत्नी की थी। आइए आपको सीधे मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल सुहास कांड के बाद अचानक से एक सवाल खड़ा हुआ है कि दोषी कौन, अतुल सुहास की पत्नी या हमारा सिस्टम? अतुल सुहास के आत्महत्या के पीछे पत्नी का दोष कम और जो व्यवस्था को संचालित करते हैं उनका दोष अधिक है। कोई भी व्यवस्था पूर्ण रूप से संतुलित नहीं हो सकता है, लेकिन अगर व्यवस्था को चलाने वाले लोग उसको सही सही चलावें तो बहुत सारे अपराध रुक सकते हैं। दहेज प्रताड़ना का कानून लाया गया। कानून लाना कोई गलत काम नहीं था, इसलिए कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां महिलाओं को दहेज के लिए निसंदेह प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है और अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी मनमानी चलाने के लिए पत्नियां और ख़ास करके पत्नियों की मां दहेज प्रताड़ना का केस करवाती हैं और उसमें जो निर्दोष पुरुष हैं या पति हैं वो इतने अधिक प्रताड़ित होते हैं कि उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो इसमें मूल रूप से व्यवस्था को चलाने वाले लोग ही जवाबदेह हैं, क्योंकि केस पुलिस के यहाँ जाती है, केस न्यायपालिका के पास जाती है, तो इन लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि देखें कि कौन सा केस सही है और कौन सा केस गलत है और उस हिसाब से उन्हें उस केस का संचालन करना चाहिए। लेकिन सामान्य स्तर पर सब केस का एक ही स्तर पर जब लोग देखने लगते हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही। सर, एक सवाल ये है कि एक ही मुद्दे को लेकर के 8-8 केस दायर किया जाता है सिविल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, तो ये परेशान करने, एक ही मुद्दे का केस है तो एक केस से क्या फैसला नहीं हो सकता है कि 8-8 केस दायर किया जाता है पति पर, कभी प्रताड़ना का, तो कभी मेंटेनेंस के लिए, तो कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के। है कि जीवन में बहुत सारी विविधताएं हैं, तो उन विविधताओं को देखते हुए कानून विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं। जैसे पारिवारिक मामलों में एक दहेज प्रताड़ना का केस हो आता है, दूसरा आपको भरण पोषण भत्ता का केस हो आता है, तीसरा घरेलू हिंसा का केस हो आता है। तो केसों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इस सब के पीछे अगर दोषी है तो व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग ही हैं। इसलिए कि वहाँ देखना चाहिए कि वास्तव में अब मान लिया कि दहेज प्रताड़ना का केस अगर बन गया है
तो वहाँ घरेलू हिंसा नहीं है, लेकिन वो लोग दोनों केस कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और इससे आदमी परेशान होकर के आत्महत्या जैसा अतिवादी कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। सर, क्या कोई ऐसा नियम है कि एक ही मुद्दे पर अगर 4-5 केस है तो उसको एक साथ अटैच कर दिया जाए, एक ही जज सुनवाई करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि हर न्यायालय का अलग अलग क्षेत्राधिकार है और जिनके जो क्षेत्राधिकार में आएगा वही उसका विचारण कर सकेंगे। तो मतलब ऐसा अगर कानून के जानकार लोग चाहें तो किसी को परेशान करने के लिए, उसके लिए कानून को बदलने की आवश्यकता होगी, जो भारतीय संसद ही कर सकती है। तो सर ऐसा तो हो सकता है कि कानून के जानकार लोग किसी को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल करता है लोग, बिल्कुल करता है लोग। देखिए, हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है उसमें एक अवधारणा है कि जब तक कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से दंडित नहीं हो आता है वह निर्दोष माना जाएगा। लेकिन व्यवहार में जैसे ही आप पर मुकदमा होता है आप दोषी मान लिए जाते हैं, व्यवहारिक तौर पर दोषी मान लिए जाते हैं और न्यायालय या पुलिस प्रशासन उसी तरह का व्यवहार आपके प्रति शुरू कर देती है। जबकि ये होना चाहिए कि अदालत के फाइनल फैसला आने के बाद अगर अदालत आपको दोषी सिद्ध करती है तो वैसा ट्रीट हो। तो अगर मान लीजिए निर्दोष साबित कर देती है, अदालत बरी कर देती है और बीच में जो प्रताड़ना हुआ उसके लिए फिर क्या होगा? उसको प्रताड़ित होना ही नहीं चाहिए। अगर सूक्ष्मता से चीज़ों का अध्ययन किया जाए तो कौन निर्दोष है और कौन दोषी है इसका पता चल सकता है और उस हिसाब से उस व्यक्ति के साथ निर्दोष के साथ निर्दोष जैसा, दोषी के साथ दोषी जैसा व्यवहार होना चाहिए। सर, एक सवाल और चाहेंगे कि एक लिमिटेशन एक्ट नाम की चीज़ है आपके कानून में कि केसों का फैसला इतने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। वो लिमिटेशन एक्ट नहीं है। केस का फैसला, देखिए, त्वरित न्याय की अवधारणा है जी। एक जुडिशियरी में एक प्रोवर्ब है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, माने विलंब से किया गया न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। तो वैसी स्थिति में केस का त्वरित निष्पादन आवश्यक है और त्वरित निष्पादन होने से बहुत सारे लाभ होंगे। जैसे बहुत समय लेने से साक्ष्य बहुत मिट जाता है, सही निष्कर्ष पर न्यायालय नहीं पहुंचता है। तो त्वरित न्याय अगर होने लगे तब है कि इसके लिए व्यवस्था को सक्षम बनना होगा। जजेज की संख्या बढ़ानी होगी, क्लर्कों की संख्या बढ़ानी होगी, जो संजोग से अभी हमारा राज्य करने में असमर्थ और अक्षम साबित हो रहा है। सर, एक सवाल और है कि बेंगलोर में लड़का नौकरी करता है, उनका ये कहना था कि पूरे साल में हमें 23 छुट्टी मिलती है और उस पर अदालत में मुकदमा दायर किया गया उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। तो वो प्रत्येक डेट को आना जाना और कभी कभी ऐसा होना कि भाई आए और कोई काम नहीं हुआ, अदालत किसी कारण से नहीं चल पाई। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये भी प्रताड़ना होती है लोगों के। बिल्कुल अनावश्यक रूप से प्रत्येक तिथि पर अभियुक्त को बुलाना कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए कि जिस दिन अभियुक्त की आवश्यकता हो उसी दिन उसको बुलाना चाहिए और नहीं तो प्रतिनिधित्व आवेदन के आधार पर केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह का प्रावधान भी है कानून में। तो क्या सर कानून के प्रावधानों का अक्षरशः पालन हो पाता है क्या? अक्षरशः तो पालन नहीं ही होता है। कुछ लोग करते हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, और नहीं तो प्रशासन का एक डिफेक्ट है रेड टेपिज्म, अनावश्यक फॉर्मेलिटी जिसको कहा जाता है, जिसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। न्याय
व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था या पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को भी का सरलीकरण होना चाहिए। मतलब जटिल हाँ, जटिल प्रक्रियाएं जो हैं ये भी न्याय के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, जैसा मेरा विचार है। सर, एक प्रताड़ना की वजह अतुल सुभाष ने बताया कि उन पर कई मुकदमा किया गया, उसको फिर 6 महीने बाद 8 महीने बाद वापस ले लिया गया। तो सर, क्या झूठा मुकदमा करके अगर वापस लेते हैं, इसके बारे में कुछ पनिशमेंट है क्या अपने कानून में? देखिए, अगर फॉल्स प्रोसिक्यूशन साबित होता है तो फॉल्स प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने वाले के विरुद्ध कानून का प्रावधान है जिसके तहत उनको दंडित किया जा सकता है। किंतु व्यवहार में ऐसा हो नहीं पाता है। जिस केस में पुलिस 211 में भी रिपोर्ट करती है लेकिन न्यायालय में उसका कुछ होता नहीं है। मतलब व्यवहारिक रूप हमारा अनुभव है 35-36 साल का, उस आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। जैसे पुलिस पाई कि भाई केस करने वाला जो है सो गलत किया है तो उस पर 211 का रिपोर्ट कर देता है, लेकिन न्यायालय में वो ऐसे ही पड़ा रहता है वर्षों बरस, न उसके आधार पर सम्मन होता है न कॉग्निजेंस होता है, ऐसे ही खत्म हो आता है। तो आइए राजवंशी जी। तो सर, एक सवाल और रहेगा अपना कि क्या ये मुकदमा जो था वो बेंगलुरु ट्रांसफ़र हो सकता था कि बार बार जौनपुर आना पड़ता था एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी? उस केस के तथ्य और स्थितियों के जाने बिना मैं इस पर स्पष्ट राय देने में असमर्थ हूँ। सर, एक सवाल और है कि लड़की का ये कहना था, उन्होंने 2 केस या 1 केस वापस लिया कि हमारे वकील ने हमें गुमराह करके ये मुकदमा करवा दिया था, इसलिए मैं वापस ले रहे हूँ। सर, और उसने पति ने सवाल उठाया कि पत्नी भी एक एआई इंजीनियर है, MBA है, वेल एजुकेटेड है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर उनकी वाइफ का सिग्नेचर है, तो क्या कोई गुमराह करके सारा सिग्नेचर ले सकता है? यह जो उनकी पत्नी का कहना है वो सरासर गलत है। कोई वकील क्यों गुमराह करेगा? उन्होंने उस समय स्वयं ही कहा होगा और बाद में जब स्थितियां बदल गई, अब उन पर मुकदमा हो गया है तो इस तरह का वो अपना एक्सक्यूज बना रही है। तो सर, एक व्यवहारिक सवाल करना चाहेंगे कि एक मर्द होने के नाते, एक मर्द होने की हैसियत से आप कहाँ तक सक्षम हैं कि एक महिला अपने पति को इतना प्रताड़ित कर सकती है, चाहे कानून के माध्यम से हो चाहे सामाजिक माध्यम से, कि वो आत्महत्या करने तक को विवश हो जाए? देखिए, महिलाओं के प्रताड़ित होने के लिए तो कानून बन गया, लेकिन व्यवहार में जाइएगा तो हमको लगता है कि 80% पुरुष ही प्रताड़ित होते हैं और पुरुष प्रताड़ना के लिए कोई कानून नहीं। तो सर, एक पुरुष आयोग की मांग लगातार उठ रही है, तो आप कहाँ तक मतलब सहमत हैं? देखिए, बनना चाहिए। और मैं तो इस मामले में 8-10 साल पहले दिल्ली गया था, तो आंध्र प्रदेश कैडर के एक DIG साहब आए थे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी में, और वो चला रहे थे आपको नारियों द्वारा पुरुष को जो प्रताड़ित किया जाता है तो पुरुष प्रताड़ित समाज की स्थापना उन्होंने किया था, और उनका लड़का भी IPS ऑफिसर था, SP बन गया था, वो शादी करने से इनकार था। तो इसके पीछे बहुत बड़ा पारिवारिक कारण होगा, और मुझे स्पष्ट तौर पर दिखता था कि ये आदमी अपनी पत्नी के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया गया है, जिसका प्रभाव इसके संतान पर जो IPS होकर के शादी से इनकार है। तो सर, एक पढ़ा लिखा आदमी जो कहा जाए कि पढ़ाई की चरम पर चले गए, इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि शादी करें। नहीं, देखिए, शिष्टाचार के नाते अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लोग प्रताड़ित होते रहता है, सहते रहता है, और असह्य होता है तो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। IAS अफसर सुसाइड किए हैं पत्नी प्रताड़ना के चलते, डॉक्टर किया है, इंजीनियर किया है, बहुत सारा पेपर में आते रहता है। अच्छा, फिर एक व्यवहारिक सवाल करेंगे कि आखिर पहले के ज़माने में किसी अच्छे पुरुष का अगर
कानी गूंगी लंगड़ी भी लड़की से शादी हो जाता था, वो पूरा जीवन निकाल लेते थे। अब होता क्या है कि दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं, अपने आप को शिक्षित बोलते हैं, फिर भी मतलब 2 महीने 3 महीने भी शादी नहीं चल पाती। पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता है, एडुकेशन का मतलब यह नहीं होता है कि हम अपनी अच्छी परंपराओं को भूल जाएं, लेकिन इसको विडंबना कहिए कि आज विश्व में भारतीय संस्कृति को लोग अपना रहे हैं और उसमें सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ के लोग, जबकि हम भारतीय जो हैं वह पाश्चात्य जगत की सभ्यता का अनुकरण करके अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को खोते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये मूल कारण है कि हम अपने संस्कारों से अलग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने संस्कार को अक्षुण्ण रहने में असमर्थ हो रहे हैं, या जो एक आकर्षण है पाश्चात्य समाज के खुलेपन में, उस आकर्षण से आकर्षित होकर के हम अपनी अच्छी चीज़ों का परित्याग कर रहे हैं और बुरी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। सर, एक सवाल यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग करना चाहूँगा मैं कि धीरे धीरे हमारे संस्कारों का, हमारे सभ्यता का ह्रास होता जा रहा है, तो जिम्मेवार कौन है? पहले वाले लोग जो हमको दे नहीं पाए, या हम कि हम ले नहीं पाए? नहीं, हम लेने वाले जिम्मेवार हैं, इसलिए कि अगर हम प्रबुद्ध हैं तो हमारी प्रबुद्धता इस बात के लिए तैयार होना चाहिए हमको कि हम अपने समाज का, अपनी परंपराओं में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको अक्षुण्ण रखें। देने वाले तो देते ही हैं, दे के गए हैं, लेकिन ग्रहण तो नहीं कर सकते हैं ना। ग्रहण करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। बाद वाली पीढ़ी का काम, हाँ, बाद वाले पीढ़ी का काम है कि हम उसको ग्रहण करें, अक्षुण्ण बना के रखें और फिर आने वाले पीढ़ी को उसका ज्ञान दें।